चलिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे का टॉपिक। हमने ऑक्सी एसिड्स और सल्फर पढ़ लिए। अब उसमें से एक ऑक्सी एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंडस्ट्रियली इसके बहुत यूजेस हैं और हमारे लिए मेंस एडवांस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ओके, चलिए तो हेडिंग डालो, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी H2SO4 कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसके प्रिपरेशन का एक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो पहला, अब इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसे हम पहले भी देख चुके हैं, अब भी देखेंगे, अब इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए तो इसका नाम ही याद रखो, और एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्शन आएगी, कैटलिस्ट आएगा, वो याद रखना। जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ हीट कराते हैं। क्या बनती है? SO2 बनती है। हालांकि ये इम्प्योर SO2 होती है, इसमें और भी इम्प्योरिटीज होती है जिनको हटाएंगे आगे। मैं लिख दूंगा कि इस इम्प्योर SO2 से कैसे SO2 प्योर हासिल की जाती है। अब इस SO2 का ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, और आपको क्या मिलती है? SO2 गैस मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलता है? SO3। अब यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस भी रखनी है। V2O5 बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, यहाँ पर याद रखिए। यही यही स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझ लीजिए इसे। यहाँ पर हम कंडीशंस भी रखते हैं टेम्परेचर की, 720 केल्विन एंड 2 बार। ठीक है, भले याद मत रखो कंडीशन, आप बस कैटलिस्ट याद रखो। फिर ये जो SO3 मिलता है, इसको हम किसके साथ बैलेंस करो तो करो, ठीक। फिर इस SO3 को हम H2SO4 के साथ, यानी पहले से हमारे पास होता है कुछ, अब हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है H2S2O7, जिसे हम ओलियम भी कहते हैं, या जिसे हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ओके। और H2SO7 है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको H2SO4 हमें चाहिए, हमें डिजायर्ड कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन का H2SO4 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें पानी ऐड करते हैं बाई एडिंग वाटर। H2SO4 of desired concentration is obtained। ओके, चलिए इस तरीके से बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। अब इसमें इसके अंदर थोड़ी सी जानकारी और होती है, आपको एनसीईआरटी में दी हुई होती है, हम उसके बारे में उसको लिख लेते हैं, 2-3 लाइन एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ तक ये है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो आगे हमें क्या लाइन लिखनी है। आगे लाइन ये लिखनी है नोट डाल करके कि SO2 obtained by combustion of sulfur has impurities, एंड उसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है, और उसे क्या किया जाता है फिर? एंड वॉश्ड विद वाटर, एंड वॉश्ड विद वाटर, जिससे उसकी इम्प्योरिटी धुल जाए, हट जाए।
अच्छा, अब इसको ड्राई भी कराना पड़ेगा, और ड्राई कराने के लिए टू ड्राई दी SO2 गैस, इसके लिए हम किस में से पास कराएंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है हमारे पास? कंसनट्रेटेड H2SO4, वहां से पास कराएंगे SO2 गैस। इट इज पास्ड थ्रू कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कि यहाँ पर किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, विच रिमूव्स मॉइस्चर, और इस तरीके से हमको प्योर SO2 हासिल होता है। ठीक है, देन प्योर SO2 इज ऑब्टेन। फिर उसको फर्दर हम कहाँ ले जाते हैं? उस प्योर SO2 P2O5 से रिएक्शन करा करके SO3 में कन्वर्ट, फिर उसको SO3 को H2SO4 में डाल करके हम, या वाटर में डाल करके हम H2SO4 हासिल करते हैं। क्लियर है? वो सारा मैंने अभी लास्ट उसमें समझा दिया। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्योर SO2 इज ऑब्टेन विच फर्दर react with या oxidize with O2 in presence of B2O5। क्लियर? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कि भैया इसका कलर क्या है, इसकी स्मेल क्या है, लिक्विड है, गैस है, कब कहाँ क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहला, ये कलरलेस होता है। ठीक है सर। लिक्विड होता है, विस्कस, ऑयली, विस्कस, लिक्विड, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट 370 डिग्री तक जाता है। रीजन क्या है? हाईली विस्कस है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। एंड हाईली डेंस। कैसा होता है? हाईली डेंस। लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, क्लियर? क्लियर। और देखो इसकी रिएक्शन, कलरलेस ऑयली विस्कस लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, ऊपर जा करके फ्लैश पड़ रहा है लाइट्स का, मुझे कभी कभी दिखता नहीं है कि मैं क्या लिख दिया, फ्लैश ज़्यादा पड़ रहा है। फिर है, हम्म, जब ये पानी में जाता है तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट्स डिसोल्यूशन इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। हीट छोड़ता है काफ़ी, गर्म। एंडोथर्मिक होता तो ठंडा, आसपास ठंडक कर देता। एक्सोथर्मिक है यानी आसपास को गर्म कर देता है, हीट छोड़ता है। तीसरा, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी ऑफ H2SO4,
इट इज यूज टू प्रिपेयर HCl, HF एंड HNO3। ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा था ना, ये देखो, ये मैंने कहाँ, हाँ ये देखो, हाई बॉइलिंग पॉइंट जब मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया ये एक तरह का नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पर तो बिल्कुल नहीं हुआ नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो इसकी कम वोलेटिलिटी का इस्तेमाल क्या कहाँ किया जाता है? HCl, HF, HNO3 ये एक्सेट्रा बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ध्यान से सुनो। करते क्या है कि आपके पास NaNO3 है, या आपके पास NaCl है, या आपके पास NaF है, CF2 है, कुछ भी आपने ले लिया, यानी नाइट्राइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे। अब क्या हो सकता है? या तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींचेगा, या फिर क्या करेगा, अपना H+ छोड़ेगा, जो सामने वाला लेगा। अब यहाँ पर बनता है HNO3 प्लस, एक H+ दिया है तो NaHSO4 बच गया। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा HCl, फिर NaHSO4 बन गया, और यहाँ पर ये देता है HF, और यहाँ पर आपने कैल्शियम सल्फेट बना दिया, ठीक है। इस तरीके से, अरे यहाँ Na2SO4 भी बना दो, Na2SO4 भी बना दो, तो क्या दिक्कत है? अब होता यह है कि ये होते हैं वोलेटाइल, ये उड़ जाते हैं, ये बनते से उड़ जाते हैं। जैसे उड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो अकॉर्डिंग टू डी चैटले प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमने किसकी वोलेटिलिटी का फायदा उठाया है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की लो वोलेटिलिटी होने की वजह से ये रिएक्शन काफ़ी अच्छी यील्ड देती है। क्लियर है? ये नहीं जा पाते, ठीक है, ये तो वही सॉल्यूशन में ही रहते हैं। ओके, इस तरीके से तो इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलो, ये तो हो गया इसकी वॉलेटिलिटी का यूज़। अब हम इसका एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम देख लेते हैं, जिसका हम काफ़ी टाइम से जिक्र करते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी जिक्र होता है। तो जैसे P4O10 होता है पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसे ये होता है। हालांकि P4O10 ने H2SO4 में से भी वाटर मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था। तो बढ़ते हैं आगे, इसकी एज अ डिहाइड्रेटिंग, रिवीजन करा दूँ, सुनो ध्यान से अब जो मैं बोलता हूँ। क्या क्या पढ़ लिया आपने? हमने H2SO4 के बारे में क्या पढ़ा? हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, किससे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जिसमें सल्फर को एयर के साथ हीट करते हैं, SO2 मिलता है। SO2 को अगेन ऑक्सीडाइज करवाते हैं एयर से, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, क्या मिलता है? SO3। SO3 को फिर हमने H2SO4 या एक्वस H2SO4 में डालते हैं, तो हमको ओलियम मिल जाता है, और ओलियम में पानी डाल करके हम विद डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 हासिल करते हैं। ये आपको नॉलेज हो गई बेसिक। अब आप क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आएगा, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और हमने ये भी बात समझी कि जो SO2 है, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, तब जो SO2 बनती है वो कैसी होती है? इम्प्योर। अब उसकी प्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसकी प्योरिटी बढ़ाने के लिए उसको पानी में डाला जाता है, पानी से धोया जाता है, वॉश किया जाता है। तो अब उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो पानी के अंदर चली गई। अब वो जो SO2 गैस है, अब वो क्या है? पानी है, मतलब वो उसमें अब इम्प्योरिटी किसकी है? मॉइस्चर की है। तो अब उसको पास कराया जाता है किसके साथ? किसमें? कंसनट्रेटेड H2SO4 में पास कराते हैं, तो वो उसका सारा मॉइस्चर खींच लेता है। अब जो SO2 गैस मिलती है वो ड्राई हो जाती है, फिर इसको फर्दर V2O5 और वहाँ काम में लिया जाता है। बस समझो इस बात को, तुम वो नहीं बैठो, तुम एपरेटस इमेजिन करने बैठो। पढ़ लिया, बस काफ़ी हो जाएगा काम। इतना बहुत ज़्यादा इसमें डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें तो ऊपर थोड़ा बहुत डीप, थोड़ा बहुत नॉलेज लो, जैसे इनवर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये समझो, फिर इसमें ऊपर ऊपर रहो, काम हो जाएगा। ज़्यादा डीप में इसमें जाना नहीं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा आपका क्या,
हाँ, हमने पढ़ा कि ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, इसलिए नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, डेंसिटी हाई है। कारण क्या है, इसमें काफ़ी अच्छी एक्सटेंसिव, काफ़ी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इस वजह से अब इसकी वॉलेटिलिटी लो है और इस वजह से कुछ रिएक्शंस देता है। इसको यूज़ किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ HNO3, HF एंड HCl बनाने में, क्योंकि वो वोलेटाइल लिक्विड है और ये नॉन वोलेटाइल। अकॉर्डिंग टू ली चाइल्ड प्रिंसिपल आगे बढ़ती जाती है रेंज। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, कितने पॉइंट्स लिख लिए थे हमने? 3। तो कितना फ्लैश। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि रिएक्शन जो इसके पावरफुल डिहाइड्रेटिंग नेचर को शो करती है, रिएक्शन एज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग नेचर। देखो, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड में लेता हूँ, इसकी रिएक्शन तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दी, या फॉर्मिक एसिड लो, इसकी रिएक्शन तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दी, या फिर मेलोनिक एसिड लो, इसकी रिएक्शन तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दी। तो क्या करोगे, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। ट्रिक बताओ, तो यहाँ पर बनता है आपका CO प्लस CO2, ये भी गैस, ये भी गैस। मतलब ट्रिक आप ये देख लो कि भाई H2O, यहाँ ये क्या बच गया, CO2, और ये क्या बच गया, CO। फॉर्मिक एसिड में भी जब HCOH में से जब वाटर मॉलिक्यूल आप एक्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ प्रोडक्ट में वाटर मत लिखना, भले ही खा गया हो, साफ कर गया कौन, H2SO4। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, CO बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ मेलोनिक एसिड के साथ कंसनट्रेट H2SO4 कराने पर आपको मिलता है C3O2, क्या कहते हैं इसको, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, ये आपने रिडॉक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी में इसका वो दे रखा होता है, C3O2, जिसमें ये वाला +2 स्टेट में होता है, ये वाला +2 स्टेट में होता है, और ये 0 स्टेट में होता है। ठीक है, पढ़ते ना वहाँ, ऑर्थोडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ कार्बन की अगर आप फॉर्मूले से देखोगे तो 4/3 आती है, बट एक्चुअली में इस तरीके से वो एवरेज निकल करके आता है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और 3 कार्बन है, तो हर एक पर 4/3। ये रिडॉक्स की बात है, ठीक है, यहाँ की बात नहीं। चलो आगे बढ़े। हाँ, एक और आपका लेट से C12H22O11, सुक्रोज, चीनी, इसमें जब कंसनट्रेट H2SO4 डालते हो तो जानते हो क्या मिलता है, सिर्फ कालापन। यानी आपने चीनी में क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तो एकदम वो काला कर देगा, सारा मॉइस्चर खींच लेता है। इसे हम कहते हैं कैरिंग चेरिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे, चेरिंग प्रोसेस। चेरिंग प्रोसेस का मतलब है कि विदाउट ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बर्निंग करवाना कि सिर्फ चारकोल ही बच जाए, या चारकोल ही रह जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, सिर्फ चारकोल ही बच जाए, मान लो कार्बन ही बच जाए, इसे हम चेरिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तो क्रोज का सारा वाटर मॉलिक्यूल खींच करके सिर्फ और सिर्फ कार्बन छोड़ा है। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितनी हो गई रिएक्शन यहाँ पर, 4 हो गई, पांचवी की बात करते हैं। रिएक्शंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब HNO3 जैसा नहीं है, उससे थोड़ा कम है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का मॉडरेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4, लेकिन फिर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है। चलो, मॉडरेट से मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत मॉडरेट, मतलब HNO3 जैसा नहीं है, लिख देता हूँ, ये क्या बात, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऐसे लिख दो आप इसको, कहीं तुम इसको मॉडरेट कमतर मत आंक लेना इसको, इतना भी नहीं है, HNO3 से कम है, आप ये कह सकते हैं। तो देखो इसकी एज अ इसकी रिएक्शन, कॉपर की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे, कॉपर का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर को +2 में ले जाएगा, तो +2 के साथ सल्फेट लगा दो, कॉपर सल्फेट, और आपको क्या बनेगा, SO2, और ये हमने ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी, SO2 गैस बनाने की रिएक्शन में पढ़ी थी। ओके, और देखो सल्फर, इसके साथ जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाते हो तो भी आपको क्या मिलता है, SO2 प्लस H2। तीसरा कार्बन, इसके साथ जब आप H2SO4 लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है CO2, कार्बन को CO2 में ले जाओ, फिर यहाँ पर SO2 बनाओ और साथ में वाटर बना दो, देखो कितना आसान, आसान है, ठीक है। और देखो, अरे तुमको एस सल्फर क्या तुमको एसिड भी लिख के दे दे तो भी यही करना है, ठीक है, सल्फर जिस फॉर्म में है वही देगा, रोम्बिक मोनोक्लिनिक कुछ भी लिख के दे दे, तुमने SO2 बना देना है, ठीक है, ठीक है। और तो और आपको HBr, ये देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये क्या बनाएगा, Br2 प्लस SO2 प्लस H2, ठीक है। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई, देखो सिंपल आसान, ज़रूरी इसको थोड़ा ज़रूरी रिएक्शन हो गई है ये वाली। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट, हाँ तो ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा इसमें, नहीं बचा, एक और रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सिक्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो कहती है वो है PCl5 के साथ, PCl5 के साथ जब H2SO4 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, POCl3 प्लस SO2Cl2 प्लस HCl, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। मेंस वालों इतना नहीं जाना तुम्हें, इतना रिएक्शन वगैरह में नहीं घुसना है, ठीक है, डोंट वरी, तुम तो बस कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ लो, ठीक। हाँ कुछ धोखेबाज क्वेश्चन आ जाए तो सबके लिए आ जाएगा, ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ी ना अपनी तैयारी को डाइवर्ट करोगे। चलो आगे बढ़े, अच्छा और देखो K4FeCN6 के साथ दो तरह से इसकी रिएक्शन होती है, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के साथ K4FeCN6 क्या बनाता है, HCnFeS, फेरस सल्फेट, गैस, ये दोनों ही थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलो, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस फेरस सल्फेट, सेवंथ रिएक्शन को इंपॉर्टेंट करार दिया जाता है। ओके, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल, फिर एक साथ इसका रिवाइज करते हैं, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है आपका एक और रिएक्शन लास्ट, बाकी फिर इसके यूजेस देखते हैं, आठवां रिएक्शन,
के सी एल ओ थ्री के साथ इसकी रिएक्शन है, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। के सी एल ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो आपको बनाता है सी एल ओ टू प्लस के एच एस ओ फोर, साथ में एच सी एल ओ फोर प्लस एच टू। ठीक है, तो अगर आप गौर करोगे, ठीक है, ये रिएक्शन, ये एक तरह के येलो ग्रीन गैस है, और ये भी बहुत अच्छी, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से ये इसकी रिएक्शन के सी एल ओ थ्री के साथ इसमें इसको सी एल ओ टू और एस सी एल ओ फोर में, यानी एक तरीके से ये डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, देखो ना। अच्छा, और ये प्लस फाइव, ये प्लस फोर, ये प्लस सेवन। ओके, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है के सी एल ओ थ्री, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सी एल ओ टू और एस सी एल ओ फोर ये याद रखो, बाकी याद मत रखो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो थोड़ा अब रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, बिना स्लाइड देखे। आप लोग सुनो जो मैं कह रहा हूँ। हमने इसका एज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसकी कुछ रिएक्शंस देखी, कॉपर के साथ देखी, तो कॉपर के साथ ये क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट एंड SO2। फिर हमने इसकी देखी सल्फर के साथ क्या बना देगा, SO2। फिर हमने इसकी कार्बन के साथ देखा क्या बनाएगा, CO2 प्लस, ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर के साथ ये दोनों ही SO2 में कन्वर्ट होंगे। फिर इसके बाद हमने रिएक्शन देखी HBr के साथ, जो उसने Br2 में कन्वर्ट कर दिया और खुद SO2 में कन्वर्ट। इसके अलावा हमने PCl5 के साथ रिएक्शन देखी H2SO4 की, तो क्या बना रहा था, POCl3 और साथ में सल्फ्यूरिल क्लोराइड। हमने इसकी K4FeCl6 पोटेशियम हेक्सोसाइनोफेरेट के साथ डाइल्यूट H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड H2। डाइल्यूट H2SO4 के केस में ये क्या बनाता है, एसियन गैस बनाता है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में क्या बनाता है, CO गैस। ठीक है, बाकी दोनों जगह फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट। इसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट लास्ट में जो रिएक्शन देखी विद KClO3 का डिस्प्रोपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बनता है, Cl एंड HClO4। क्लियर है? बाकी इसका खुद का कुछ नहीं, KHSO4 में कन्वर्ट हो गया, इट इज नथिंग बट KClO3 का डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके, और उससे पहले भी हमने इसके कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी कि भाई, स्टार्ट हमने किया था कि कलरलेस, आपका इसका बनाने का प्रोसेस हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखा पहले भी बात, कलरलेस ऑयली विस्कस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाए जाते हैं। इसकी नॉन वोलेटिलिटी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ HCl, HF एंड और कौन सी HNO, इनके प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये चेयरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमने सुक्रोज में क्या डाल दिया था, सुक्रोज में जब कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन बनेगा, चार फॉस्फेट। इसके अलावा हमने फॉर्मिक एसिड में डालोगे H2SO4 तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर आप इसको ऑक्जेलिक एसिड में डालोगे तो क्या मिलेगा, CO2 एंड CO। अगर आप इसको मेलोनिक एसिड में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन सब ऑक्साइड। ये इसके एज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये इसकी रिएक्शन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका यूजेस, और बस फिर ये H2SO4 हमारा खत्म हो जाएगा। यूज, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में इस्तेमाल होता है, आपका लेड स्टोरेज बैटरीज में इस्तेमाल होता है बैटरीज में, तो बैटरीज में एसिड ही रखा रहता है, गंगा जल, गंगा जल कहते हैं जिसको, तो इन फर्टिलाइजर
आगे बनाना नहीं है कुछ। ओके, साइड के उसमें काम नहीं करना। और फोर्थ, इन लेड स्टोरेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। अरे पढ़ते ना, जिसमें लेड और पीबीओ2 की प्लेट होती है, और वो H2SO4 के सोल्यूशन में डूबी होती है, तो दोनों PbSO4 में कन्वर्ट होती है। उसके डिस्चार्ज की रिएक्शन है, रिचार्ज की रिएक्शन है। एक पिक्चर आई थी गंगा जल, 2004-5, तो वो उसका नाम यहीं से पड़ा था, इसको गंगा जल बोला गया। थोड़ा वायलेंट के साथ। चलो, तो पहले जब पढ़ाते तो बच्चों को रेफरेंस याद रहता है, अब तो फिजिक्स ज़्यादा देखते नहीं। तो चलो हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका जो केमिकल है, जो कंपाउंड है, वो है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम आयोडोमेट्री आयोडीमेट्री में इस्तेमाल करते हैं हाइपोसोलिक। इसके बारे में थोड़ा सा हमको बात तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। बस ये लास्ट चल रहा है आपका ऑक्सीजन फैमिली, इसके बाद हेलोजन फैमिली स्टार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ज़रूरी। सोडियम थायोसल्फेट, देखो एक्चुअली में ये ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, Na2S2O3 प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहला पहला इसका तरीका है, आप सल्फर लो, सल्फर को किस में डालो, NaOH में डाल करके आप इसको क्या करो, हीट करो, तो आपको क्या मिलेगा, Na2S मिलेगा, और Na2S2O3 मिलेगा, प्लस H2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप करें या चाहे तुमको एसिड भी क्यों ना लिखा मिले, आपने यही करना है। बात एक ही है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में भी दी हुई है। जरा देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये जीरो से माइनस, ठीक है। और यहाँ पर ये किस में जा रही है, SO3। हालांकि इसका अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पर टू सॉरी 2x माइनस सिक्स इक्वल टू -2, तो कितना हो गया 4x इक्वल टू 2 हो गया। ओवरऑल एवरेज आई +2, इसमें एक सल्फर तो होता है +4 में और दूसरा सल्फर होता है 0 में, तो मैं यहाँ पर एवरेज लिख दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन। रिडॉक्स जब आप पढ़ते हो तब वहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है। दूसरा, सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फर, ये समझ रहे हो ये क्या है, S2O3 -2, एक रिडॉक्स वाली बात समझ रहे हो क्या, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप ये तो हो गया +4 में और ये हो गया 0 में, एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लस डॉट। ओके, चलो एग्जैक्ट नहीं है ये एवरेज। फिर सोडियम थाइसल्फाइड की, सॉरी सोडियम सल्फाइड के को हीट किया जाता है सल्फर के साथ, तो एक सल्फर और ऐड कर दो, बताओ इससे आसान रिएक्शन क्या लोगे। ओके, चलो आगे बढ़ो। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है एक्ट एज एंटीक्लोर, एंटीक्लोर मतलब एंटीक्लोरीन, क्लोरीन हटाने के काम में आती है। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन Cl2Na2S2O3 प्लस बोर्ड के, तो ये क्या बना लेता है, NaHSO4 प्लस H। आप बस इतना याद रखो, क्लोरीन को उठा के 0 से -1 में रख दिया इसने। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, 0 से -1 में डाल दी। एक्चुअली क्या होता है, ये एक ब्लीच होती है,
पे आपने क्लोरीन इस्तेमाल किया, कपड़ा ठीक है ब्लीच कर दिया आपने, कपड़े का रंग उड़ा दिया, अब कपड़ा बिल्कुल हो गया वाइट। अब आपने क्या करना है, उस पर वापस से कलर चढ़ाना है। तो तुम्हें तो लगा कि भैया हमने तो कपड़ा अच्छे से धो लिया, वाइट बना करके ब्लीच करके अच्छे से तुमने कपड़ा धो लिया। अब लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो कपड़ा पूरी तरीके से अच्छे से धुल गया हो, उस पर कहीं ना कहीं क्लोरीन भेज सकता है। जब तुम वापस से उस पर कलर चढ़ाओगे तो क्या होगा, मान लो तुम रेड कलर चढ़ा रहे हो, ब्लू कलर चढ़ा रहे हो, तो जहाँ जहाँ वो क्लोरीन थोड़ा थोड़ा रह गया हो वहाँ वहाँ कलर नहीं चढ़ेगा। क्लियर। इस वजह से दोबारा से पानी से नहीं, अच्छे से इसको इस सोल्यूशन से, हाइपो सोल्यूशन से पास कराया जाता है। इसके अंदर जहाँ जहाँ वो क्लोरीन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर को खत्म कर, Cl2 को खत्म करके उसको रिड्यूस, सोडियम थायोनाइड। क्लियर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट। तो ये इसका पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। ये रिएक्शन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। सेकंड रिएक्शन, H2O3 माइनस टू एसिडिक मीडियम में जब रिएक्ट करती है तो सल्फर का येलो प्रेसिपिटेट दे देती है और SO2 बाहर। क्लियर। सिंपल। सल्फर का येलो प्रेसिपिटेट दे दिया, SO2 गैस बना दी और बात खत्म, H2 बना। और क्या रिएक्शन है, थर्ड, थर्ड ही होगी। थर्ड रिएक्शन ये है, अब इसका हीटिंग एक्शन देखो, Na2S2O3.5H2O। इसको जब आप हीट करोगे तो सबसे पहले तो एक क्रिस्टलाइन वाटर जाएगा, Na2S2 प्लस 5H2 चला गया। अब इसको जब आप फर्दर हीट करोगे तो आपको मिलेगा Na2S5। Na2S वैसे इतना ज़रूरी नहीं है ये रिएक्शन, इसे कहते हैं पॉलीसल्फाइड। क्या कहते हैं, पॉलीसल्फाइड। ये क्या है ये क्या है, S5 - 2B6 पॉलीसल्फाइड है। और एग्जांपल देखो पॉलीसल्फाइड, S2 - 3, S3 - 2, S4 - 3, S5 - 2, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हो गए पॉलीसल्फाइड। ठीक है। चलो अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ I2, आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री में इसको कोड। क्या मैं रिवीजन कराऊँ अब तक जो पढ़ा। देखो हमने सोडियम थायोसल्फेट पढ़ा है। सोडियम थायोसल्फेट बनाने का तरीका क्या है, सल्फर की रिएक्शन NaOH बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, S - 2 यानी H2S एंड Na2SO, सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है। सल्फर का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है एल्कलाइन मीडियम, एल्कली मीडियम, NaOH मीडियम, H2S एंड Na2SO। इंपॉर्टेंट है। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी सोडियम थाइस, सोडियम सल्फाइड के साथ Na2SO3 को सल्फर के साथ गर्म कर दिया, Na2SO3। फिर तीसरी रिएक्शन हमने क्या पढ़ी, एज अ एंटी क्लोर, Cl2 जब Na2SO3 से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ये Cl2 Cl माइनस यानी HCl में कन्वर्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से एंटी क्लोर Cl2 हटाने का काम करता है सोडियम थायोसल्फेट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एसिडिक मीडियम S2O3 - 2 यानी Na2SO क्या बना लेता है, सल्फर का येलो प्रेसिपिटेट दे देता है और एसिड गैस। ये एक तरह से टेस्ट, ये एक तरह से टेस्ट भी हो सकता है जो इसको थायोसल्फाइड आयन को सल्फाइड आयन से अलग करता हो। मैं लिख देता हूँ, दिस रिएक्शन दिस थिंक इट फ्रॉम SO3 - 2, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा,
क्या करते हैं इसमें, आयोडीन की रिएक्शन इस थायोसल्फेट के साथ कराते हैं, यानी हाइपोसोल्यूशन के साथ कराते हैं। तो NaI Na2H4O ये रिएक्शन, और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइपोसोल्यूशन। क्यों स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब होता है इसका अमाउंट, इसका कंसंट्रेशन सब कुछ होता है। तो इससे I2 को हम यहाँ पर I2 की कंसंट्रेशन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बड़े आराम से यहाँ पर स्लैश N1V1 इक्वल टू N2V2 लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक। और क्या रिएक्शन है इसकी? यूज्ड एज पिक्चर इन फोटोग्राफ। फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जैसे फोटोग्राफी नेगेटिव फिल्म से बनाते हैं, फोटोग्राफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन आप पूछा हुआ है, पहले तो बहुत पूछते थे क्वेश्चन, अब तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई नेगेटिव फोटोग्राफ के क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। तो यूज होता था फोटोग्राफिक नेगेटिव। फोटोग्राफिक फिल्म पे AGBR का सोल्यूशन चढ़ा होता था, जिसको हाइपो सोल्यूशन में डालने पर ये बनाता था एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक तरह का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन आपकी डी ब्लॉक में भी आएगी, ये रखा है सिल्वर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी इसको पढ़ेंगे वापस। तो इस तरीके से ये आपका क्या था, सोडियम थायोसल्फेट हो गया। आई थिंक हमने पूरा ऑक्सीजन फैमिली को कवर कर लिया, और तो इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री में आपने पढ़ ली होगी, नहीं तो ध्यान रखना। कैन फैक्टर